जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लद्दाख में भारत का न्योमा एयरफील्ड बनेगा एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री बेस। भारतीय कंपनी को मिला इंडियन नेवी के लिए ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स को विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट। भारत और फ्रांस के बीच एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर बात। अगले महीने कंडक्ट होगी एसएसएलवी की दूसरी डेवलपमेंटल फ्लाइट और संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए भारत की एक और एरिया वार्निंग। एलएसी पर चाइनीज मिलिट्री को काउंटर करने के उद्देश्य के साथ अब बीआरओ की लद्दाख में स्थित न्योमा एयरफील्ड्स को अपग्रेड करने की योजना है और ये जो अपग्रेड का कार्य है इसे 2 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और एक बार इस एयरफील्ड के अपग्रेड होने के साथ ही फिर यहाँ से भारत के लिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट करना काफी आसान रहेगा। इस परियोजना में जो लागत आने वाली है वो लगभग 214 करोड़ रुपए के आसपास होगी। एलाइड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ करीब 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे और इन सबके साथ इसे कुछ इस तरीके से भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि इस इंडियन आर्म फोर्सेस जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ एक फुल फ्लेज्ड बेस की तरह इस्तेमाल कर सके। बाकी ये जो एयरफील्ड है इसे हेलीकॉप्टर्स और C-130J जैसे एयरक्राफ्ट द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जा सकें और उन ऑपरेशंस में लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही शामिल रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस एयरफील्ड को अपग्रेड किया जाना है। और इतना ही नहीं बल्कि इस अपग्रेड में कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी बनाई जाएंगी ताकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने पर माइनर मेंटेनेंस भी की जा सके। बाकी जो न्योमा है इसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट दोनों ही डायरेक्शन से लैंड कर सकता है और ये एलएसी से 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस एयरफील्ड के अपग्रेड होने के साथ ही सीमा पर चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए भारत के पास एक और बढ़त होगी। और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने तवांग के पास काफी बड़े संख्या में अपने सोल्जर्स को तैनात किया है। और अभी रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में जो भारत और चीन के बीच जो रिसेंट क्लैश हुआ था तो उस क्लैश वाले जगह के नॉर्थ ईस्ट में 74 किलोमीटर्स पर ये चाइनीज सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए हैं। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने और इस सेक्टर में इंडियन कंपनीज के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के उद्देश्य के साथ जो भारत सरकार का आईडेक्स डियो इनिशिएटिव है, तो बता दें कि इसी इनिशिएटिव के तहत इंडियन नेवी के लिए ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स को विकसित करने के लिए भारत की सागर डिफेंस के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और जो ये ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स हैं तो ये उन 75 टेक्नोलॉजी चैलेंजेस में से एक है जिसे 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर इंडियन नेवी ने इंट्रोड्यूस किया था और भारत की सागर डिफेंस ने इस चैलेंज को जीतकर इसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सागर डिफेंस भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसके पास देश का पहला वेपनाइज्ड ऑटोनोमस अनमैन्ड बोट और वो भी स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज के साथ, तो इसे विकसित करने की एक्सपर्टीज है। और बाकी सिस्टम की मदद से भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और इसका इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरडिक्शन, सर्विलियंस, लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस, तो इस तरह के अलग अलग टास्क में किया जाएगा। और हाँ, आईडेक्स डियो के साथ ही सागर डिफेंस का 50वां कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी आसान शब्दों में जो ये ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स हैं तो जिस तरीके से स्वार्म ड्रोन्स होते हैं तो वैसे ये स्वार्म बोट्स हैं। आज पोर्ट ब्लेयर में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा की गई है। और यहाँ पर ट्रूप्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री का कहना था कि हमारा उद्देश्य है इंडियन आर्म फोर्सेस को दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज बनाना। और जिस तरह से हमारे सोल्जर्स देश की सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो उसी तरीके से भारत सरकार भी हमारे सोल्जर्स की वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार है। बाकी इसके अलावा इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 36th सेशन को अटेंड करने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइजर भारत की विजिट पर हैं और इसी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान आज उन्होंने भारत के एनएसए अजय डोवाल के साथ मीटिंग भी कंडक्ट करी। और इसके अलावा फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ कई और अलग अलग इश्यूज को भी डिस्कस किया गया है जिनमें मौजूदा ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन और साइबर सिक्योरिटी, तो इस तरह के अलग अलग इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। बाकी फ्रेंच डिप्लोमेटिक एडवाइजर की भारत यात्रा से पहले इस बात की भी उम्मीद जताई गई थी कि इस दौरान फ्रांस की तरफ से भारत को स्कॉर्पियन क्लास के एडिशन सबमरीन्स की डील के लिए पुश किया जा सकता है। और केवल सबमरीन्स ही नहीं बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन हो सकता है। पर आपको बता दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिलहाल इस तरह के डिस्कशन की अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, इस दौरान फ्रांस की तरफ से एक बार फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के सपोर्ट में उनकी कमिटमेंट को दोहराया गया है। और साथ ही भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए फ्रांस फुल सपोर्ट में है। और जबकि ANI की एक रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इस साल मार्च में दिल्ली में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जर्मन चांसलर भी इस साल की शुरुआत तक भारत को विजिट कर सकते हैं। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के उद्देश्य के साथ इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने एक MOU साइन किया है और ये MOU भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, गो टू मार्केट सपोर्ट और एक उचित सलाह के साथ उन्हें और ग्रो करने में मदद करेगा। इसके अलावा स्पेस सेक्टर से जुड़े और भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए, जैसे कि इसरो अगले महीने अपने SSLV की डेवलपमेंट फ्लाइट के दौरान
स्पेस बेस्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स को भी टेस्ट करेगा। हालांकि इसरो चेयरमैन का कहना था कि अभी फिलहाल इस लॉन्च की स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो SSLV की टेस्ट फ्लाइट है उसे अगले महीने तक कंडक्ट करने की योजना बनाई गई है। और इस साल इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के अलावा मार्स और विनस पर कुछ साइंटिफिक मिशंस को भी प्लान किया है। और रही बात चंद्रयान 3 मिशन की, तो वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है और जिसे जून या जुलाई तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन साइंस कांग्रेस के साइडलाइंस इसरो चेयरमैन श्री एस सोमनाथ की तरफ से भी बताया गया है कि भारत का जो पहला मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान है, तो उसमें देरी इसलिए हुई क्योंकि इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए खुद से एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट को विकसित कर रहा है और हमें ये कंपोनेंट्स इन हाउस इसलिए विकसित करने पड़े क्योंकि इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा साबित हो रहा था। और उनका ये भी कहना है कि शुरुआत में कुछ टेक्नोलॉजीज रशिया और यूरोप से इंपोर्ट करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वो उस समय उपलब्ध नहीं थी। और इन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी थी एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसे रशिया से इंपोर्ट किया जाना था, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए इसरो ने फैसला लिया कि इसे इन हाउस ही हम विकसित करेंगे और उसी वजह से गगनयान मिशन में देरी देखने को भी मिली है। मनोरमा ईयरबुक 2023 में अपने एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल में दलाई लामा ने भारत और चीन को लेकर ये लिखा है कि अगर भारत और चीन के लोग अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। और उन्होंने अपने इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि वास्तव में मैं महसूस करता हूँ कि अहिंसा और करुणा के खजाने में निहित शांतिपूर्ण समझ की अपनी महान परंपरा के कारण जो भारत है वह अग्रणी भूमिका निभा सकता है। और इन वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के संदर्भ में काफ़ी प्रगति की है। और दलाई लामा का यह भी कहना है कि जो तिब्बती हैं वो हमेशा भारतीय विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। और खैर बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत ने 12 से 14 जनवरी तक बे ऑफ बंगाल पर एक और संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया वार्निंग जारी करी है, जो कि करीब 650 किलोमीटर लंबे एरिया तक है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में असम राइफल्स के राइफलमैन लोंगडोंग वांगसू ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1996 में पालमपुर में फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान लांस नायक गोपाल लिंबू ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, असम राइफल्स भारत की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।